नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून सभी को। आज से शुरू करते हैं नया टॉपिक जो कि हम पढ़ रहे थे गैसीय स्टेट। तो इसमें है गैस लॉज। तो गैस के लिए नियम। बस आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं चेक कर लूँ क्या मैंने क्लास रिकॉर्डिंग पे लगाई है। ओके, ऑल सेट, नाउ वी हैव टू गो। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं गैसियस लॉ। और लास्ट क्लास जो हुई थी मतलब क्लास 1 फॉर द गैसियस स्टेट के लिए जो क्लास नंबर 1 जो मैंने ली है उसमें मैंने आपको सारा बेस पढ़ाया है। और जो बेस अब तक पढ़ाया गया है वो बेस आज की क्लास में अप्लाई होगा। तो जो बच्चे डायरेक्ट इस क्लास में पहुंच गए हैं तो प्लीज एक बार पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, वो आपको ऊपर ब्लिंक भी हो जाएगा। तो प्रीवियस जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि वो एक बेस है और उस बेस पे ही आज का चैप्टर जो है या आज की क्लास जो है या आज का लेक्चर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं गैस के जो नियम है जिसमें सबसे पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स का नियम, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कहते हैं। ठीक है, दाब आयतन संबंध भी कहते हैं। क्या है ये बॉयल्स लॉ? तो कहता है किसी निश्चित ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। जो दाब है वो वी समान अनुपाती होता है आयतन के, इसीलिए हम इसको दाब आयतन संबंध भी कह रहे हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, फॉर एनी गैस द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। और आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, ठीक है, तो समान अनुपात या विसमान अनुपात का जब भी साइन हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, एक स्थिरांक को हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो स्थिरांक है वो के है। यहाँ पे हम जो स्थिरांक लेके आए वो के है। क्लियर है? तो यहाँ पे के क्या है? के को कांस्टेंट कह दूंगा, कांस्टेंट कह दूंगा, या फिर सिंपली इसे मैं बॉयल्स कांस्टेंट भी कह दूंगा, है ना, बॉयल्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम बॉयल्स कांस्टेंट भी कह देंगे। ठीक, अब यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा P इंटू वी है वो हमेशा K रहेगा। K का मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स के नियम के अनुसार जो दाब है गुणा आयतन है वो हमेशा कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। दैट मीन्स द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और यही है हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक, अब जरा समझते हैं इसका ग्राफ। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बोलता है कि भाई बताओ इसमें से कौन सा बॉयल्स का ग्राफ है। तो ग्राफ तो जब बनाएंगे जब हमें बॉयल्स का नियम पता होगा। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे इक्वेशन में एक चीज समझ में आई है। जब आपने कांस्टेंट टेम्परेचर रखा, ताप को जो है स्थिर रखा, तो जो दाब है वो वी समानुपाती है आयतन के। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो यदि आप इस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम रिलेशन को लगाएं तो आपको पता होना चाहिए अगर इनवर्स ग्राफ जब भी आप बनाते हैं तो इनवर्स ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। इनवर्स ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। इनवर्स ग्राफ हमेशा देखिए ऐसे बनता है। ठीक है ना, ऐसे बनता है। ये है हमारा इनवर्स ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा और झुकाव अच्छे से दिखाइएगा क्योंकि टच पैड पे थोड़ा सा मेरे लिए भी वर्क करना मुश्किल है और जनरली टच पैड पे जनरली थोड़ा सा लाइन वगैरह ड्रॉ करने में दिक्कत आती है, इसलिए जनरली इसके लिए प्रॉपर जो कर्व वगैरह है वो वाले इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। वो भी कर सकता हूँ मैं, बट थोड़ा सा उसमें टाइम और ज्यादा लगता है सेलेक्ट वगैरह करने में। तो सिंपल इसको ऐसे समझ लीजिएगा, ये होता है इनवर्स ग्राफ। इसका मतलब क्या है? देखो, इनवर्स का मतलब ही वी समान अनुपाती का मतलब ही होता है कि यदि वॉल्यूम आयतन ज्यादा है तो प्रेशर ऑफ द गैस कम होगा। सिंपल सी बात है, इनवर्स का मतलब ही यही होता है। और यदि मैं वॉल्यूम को कम कर दूं, आयतन को कम कर दूं, तो दाब अधिक होगा। इसी को हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम है, देखो ऊपर की ओर प्रेशर बढ़ रहा है। आप जानते हैं यहाँ पे कोई भी चीज शून्य होती है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन से ऊपर की ओर जाते हैं, वाई एक्सिस पे जा रहा हूँ, वाई एक्सिस पे, वाई अक्ष पे मैंने प्रेशर को लिया है और एक्स एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम को लिया है। तो जब आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं वॉल्यूम वॉल्यूम घट रहा है। देखो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम होगी और प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम। सिमिलरली यदि आप वॉल्यूम की वैल्यू देखो यहाँ पे अगर मैक्सिमम है तो आप देख पा रहे हो ये जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर उसकी वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये होता है इनवर्स ग्राफ। इनवर्स ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? फिर हमने यहां से निकाला कि जो पीवी है, प्रेशर टू वॉल्यूम है, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक, अब जरा बात को समझनी है। ये पीवी की वैल्यू, पी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी कब है? ये जब है जब हमारा टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है, स्थिर ताप पर। ठीक है, टेम्परेचर जब कांस्टेंट है। तो ये जो लाइन निकल के आई ना, इस लाइन को हम आइसोथर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आइसोथर्म।
आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है। थर्म का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर से है, ठीक है। तो अगर आप बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे आपको जो ये इनवर्स ग्राफ मिलेगा, ये सब इनवर्स ग्राफ क्या है, आइसोथर्म्स हैं। क्या है, आइसोथर्म्स। इसके बाद यदि आप अलग अलग टेम्परेचर लेंगे, अलग अलग ताप लेंगे, तो प्रेशर और वॉल्यूम, इसके बीच में अगर ग्राफ बनाएं तो आप देखेंगे एक निश्चित ताप पर आप देखेंगे ग्राफ कैसा बनेगा, इनवर्स ग्राफ बनेगा, ठीक है। सिमिलरली ग्राफ कैसा बनेगा, इनवर्स बनेगा। जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को कि ग्राफ आप इनवर्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। मैं इसको बस थोड़ा सा पैरेलल दिखाना चाह रहा हूँ इसके, ठीक। ऐसे ही ये पैरेलल बनेगा, ऐसे एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। समझिएगा, जब ये तापमान 200 मान लो डिग्री सेल्सियस है, ये तापमान 300 डिग्री सेल्सियस पे, ये तापमान 400 डिग्री सेल्सियस पे, ये तापमान है मान लीजिए टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, आप देखोगे कुछ समय बाद ये जो लाइन है ना, मतलब ये जो ग्राफ है, इनवर्स ना होकर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, सरल रेखा बन जाएगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आपको ये नजर आएगी। क्लियर है बात। तो अब यहाँ पे हमें जो बात ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे देखो, हालांकि ये जो ग्राफ आप पहले वाले ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए, ये जो पहला वाला ग्राफ है ये एक फिक्स टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर के लिए माना है मैंने, 200 डिग्री सेल्सियस के लिए माना है। तो ये फिक्स टेम्परेचर का ग्राफ है, इसलिए मैं कहूंगा ये भी आइसोथर्म है। ऐसी 300 डिग्री का आइसोथर्म कितना बना, ये वाला बना। 400 डिग्री का कितने में बना, ये बना। 500 डिग्री का कितना बना, इतना बना। क्लियर। तो यहाँ पे ये बात समझनी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो इनवर्स ग्राफ है वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कितना बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और ये सारे क्या हैं, ये सारे आइसोथर्म्स हैं। आइसोथर्म्स क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर पे पीवी ग्राफ को दिखा रहे हैं। देखो, ये 200 डिग्री पे एक आइसोथर्म बनाया है, ये 300 डिग्री पे आइसोथर्म बनाया है, ये 400 पे बनाया है, और ये 500 पे बनाया है। दैट मीन्स ये आपने डिफरेंट डिफरेंट आइसोथर्म्स ड्रॉ की है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में बनने वाले ग्राफ को हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ पे बनने वाले जो ग्राफ्स हैं इनको हम आइसोथर्म्स कहते हैं। आई थिंक इतना कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब कुछ बातें यहाँ पे और ध्यान में रखनी है। हमने पढ़ा कि जो पीवी है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। मान लीजिए कोई एक गैस जिसका इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम जो है V1 है। कुछ देर बाद मान लो ये गैस एक्सपेंड कर जाती है, तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो P2 है, लेट अस से वॉल्यूम जो है वो V2 है। क्लियर है। शुरुआत में प्रेशर P1 V1, प्रेशर वॉल्यूम P1 V1, बाद में प्रेशर एंड वॉल्यूम P2 V2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन किस तरह के स्थापित होगा इसको भी समझते हैं। तो ये जो रिलेशन बनेगा, ये बनेगा P1 V1 बराबर कितना, P2 V2। क्यों बना, तो आपको सिंपल सी बात समझनी है कि जब भी कोई टर्म का मल्टीपल, ठीक है, या सम कांस्टेंट आ जाता है, तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का नियम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन या फिर संरक्षण का जो नियम है, ये कहता है कि P1V1 मतलब जो वैल्यू है उसके अगर छोटे छोटे मल्टीपल्स में लेके आऊं, वो हमेशा ही क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। ऐसे P1V1 बराबर P2V2 हो जाएगा, ऐसे P2V2 आगे P3V3 होगा, P4V4 होगा, वो सब बराबर चलते हुए आपको दिखाई देंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या, कि P1 अपॉन P2 है ना, P2 को मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिया है, तो ये कितना आ जाएगा, V2 अपॉन में V1। और आपको साफ साफ यहाँ पे इनवर्स रिलेशन नजर आ रहा है ना, 20 समान अनुपाती जो रिलेशन है, संबंध है, वो साफ साफ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ P1 है तो V1 उसके इनवर्स में है, P2 है तो V2 उसके इनवर्स में ऊपर। क्लियर। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको एग्जाम में इस फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हमने क्या देखा, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसी रिलेशन को लेता हुआ चल रहा हूँ, ले जाता हुआ चल रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर पीवी हमारा कांस्टेंट है तो पी बराबर कितना आ जाएगा, देखो कांस्टेंट के है, बट्टे में वी आ जाएगा। क्लियर। अब मैं कहूँ ड्रॉ द ग्राफ, अब यहाँ पे कुछ मेन बात समझनी है, ग्राफ बनाने आपको समझने हैं, ग्राफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आता है ड्रॉ ग्राफ, ड्रॉ कीजिए ग्राफ। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, सबसे पहली बात जो सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन का, सरल रेखा का, जो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई क्या है, वाई एक्सिस, वाई एक्स हो गया, एक्स यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। एम क्या हो गया, एम हो गया स्लोप, जिसको हम झुकाव कहते हैं, और ये स्लोप होता है, एम होता है। इसके कुछ फॉर्मुलेज आपने पढ़े हैं, जैसे y2 माइनस y1, मान लीजिए y एक्सिस पे 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, और x एक्सिस पे 2 पॉइंट दिए हैं,
तो यदि मैं उनको माइनस करता हूँ, उनका रेशियो बनता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, या फिर सिंपली डेल y बट्टे डेल x भी लिखता हूँ, या फिर स्लोप को हम tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में ग्राफ की मुझे बहुत सारी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर को समझाने के लिए, ठीक है। और सी क्या है? सी है इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट मुझे हिंदी माध्यम वाले बच्चे बताएंगे इंटरसेप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। फिर क्योंकि एग्जैक्ट मुझे इसका मीनिंग अभी याद नहीं कि इंटरसेप्ट को क्या कहते हैं, बट इंटरसेप्ट को समझिए क्या होता है। इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे कोई भी लाइन वाई एक्सिस को टच कर जाए, ठीक है, कोई भी लाइन जहां पे वाई एक्सिस को टच करती है उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। ये मैंने आपको सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए कि कुछ कंडीशंस जो हमें यहाँ पे लेके चलनी होती है कि हमारी स्ट्रेट लाइन जो सरल रेखा है वो किस तरीके से बनेगी। तो आपको एक ही ग्राफ में मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, या एक नहीं दो लूंगा, एक स्लोप नेगेटिव के लिए, एक स्लोप पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो देखो हमारा जो स्लोप है एम, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। स्लोप का मतलब हो गया झुकाव, ठीक। तो ये झुकाव जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। चलो मैं पहला जो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ वो पॉजिटिव स्लोप के लिए बनाने जा रहा हूँ। पॉजिटिव स्लोप जब आएगा, आप सभी को पता है, जब m बराबर tan थीटा होगा और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगी, 0 से 90 के बीच में होगी, तभी हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा। क्लियर है? क्योंकि अब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे हमारे जो फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? तो अगर ये पॉजिटिव स्लोप बनेगा तो उसमें तीन तरह के आपको सरल रेखा स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेंगी। एक ये वाली देखने को मिल सकती है, एक ये सरल रेखा देखने को मिलेगी, और एक ये सरल रेखा आपको देखने को मिलेगी। तीन तरह की यहाँ स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल सकती है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखें, ठीक है। तो तीन तरह की स्ट्रेट लाइन देखने को मिल सकती है, तीनों एरिया। क्लियर? अब इसमें जो मेन बात समझनी है वो समझिएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये देखो ओरिजिन को छू रही है। कहाँ छू रही है? ओरिजिन को। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो इंटरसेप्ट है वो 0 होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको मैं आगे अगर ड्रॉ करूं, ध्यान से समझ लेना, मैं एक्स्ट्रापोलेशन कर रहा हूं। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है यदि किसी ग्राफ किसी लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर दिया जाए तो उसे हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैं इस जो आपकी ये जो लाइन है इसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब लास्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं लाइन जो है आपके एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, जरा समझना, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। बट यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, ये डार्क कर रहा हूँ मैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे देखें तो आपने देखा ये पॉइंट जो है y को आप जानते हैं 0 होता है, इस तरफ में y एक्सिस होता है और इस तरफ में x एक्सिस होता है। थोड़ा सा समझिएगा, जिन पे बायो है उनको भी समझना चाहिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्लोप बनाना, ग्राफ बनाना हमें आना चाहिए, फिजिक्स में भी आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे लाइन देखो पॉजिटिव, आपको पता है यहाँ 0 होता है, y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, y नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। ऐसे ही x राइट की तरफ पॉजिटिव होता है और लेफ्ट की तरफ x नेगेटिव होता है। तो y जो है ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और ये लाइन y को पॉजिटिव में काट रही है, इसलिए मैं कहूंगा इसका जो इंटरसेप्ट है c है, ये कैसा है? पॉजिटिव है। बहुत सरल सी बात। अब यहाँ पे देखो, ये अगर लाइन को मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं और ड्रॉ करूं तो आप देखोगे ये लाइन y एक्सिस को नेगेटिव साइड में कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है? नेगेटिव साइड में कट कर रहा है, तो इसलिए इसका इंटरसेप्ट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और मैंने आपको अभी समझाया इंटरसेप्ट का क्या मतलब। क्लियर है? तो ये हमारी सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, जो आपको समझना है, ठीक है। हालांकि नेगेटिव वाले की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी समझाने की, तो मैं पॉजिटिव वाले लेके चल रहा हूँ। मतलब एम पॉजिटिव, एम है पॉजिटिव, स्लोप है पॉजिटिव, और इसके लिए हमारे इंटरसेप्ट भी हैं पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। अच्छा, मैंने इस वाले को पॉजिटिव लिखा है, कोई बात नहीं, मैं इसको जल्दी से नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर नेगेटिव इंटरसेप्ट आएगा, ठीक। तो चलिए, अब जरा जो हमने ये चीजें पढ़ी हैं इसको जरा अप्लाई भी करके देखते हैं और समझते हैं। हमने बोला कि जो P है वो बराबर कितना है? K बट्टे में V है, अभी जस्ट हमने समझा, ठीक है। अब मैं यदि आपसे बोलूं, ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कि ड्रॉ अ ग्राफ P वर्सेस 1/V, है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, P वर्सेस 1/V का ग्राफ बना दीजिए फॉर बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ के लिए P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाइए। तो जरा समझना, हर चीज देखो बेस से डिपेंड करती है, मैंने आपको पहले ही बोला था बेस पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये बेस आ जाएगा तो आप देखना आगे के जितने भी ग्राफ्स आएंगे उसको आप इजीली बना लेंगे। दो तरह के ग्राफ बनाए बताए हैं, एक हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, सरल रेखा वाला ग्राफ, और दूसरा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है इनवर्स ग्राफ, है ना, इनवर्स ग्राफ जो अभी पीवी का बनाया था। बट अब मैं कह रहा हूँ P वर्सेस 1/V का ग्राफ बनाइए। तो इसको जरा समझिए कि जो पहले जो लिखा होता है वो हमेशा y एक्सिस वाला होता है और जो बाद में लिखा होता है वो हमेशा x एक्सिस वाला होता है, ठीक है। जब भी बोला जाता है ना P वर्सेस 1/V,
या पी और एक्स, पी और 1/v के बीच में ग्राफ बनाइए, तो समझो जो पहले वाली टर्म है उसको हम y एक्सिस पे लिखेंगे और बाद वाली टर्म को हम x एक्सिस पे लिखेंगे। ठीक है, तो p वर्सेस 1/v का ग्राफ बना के देखते हैं। चलिए, तो पी को मैं कहाँ रख रहा हूँ, y एक्सिस पे, प्रेशर को, दाब को मैं y एक्सिस पे रख रहा हूँ, और 1/v को मैं कहाँ रख रहा हूँ, x एक्सिस पे रख रहा हूँ। अब जरा कुछ बातों को और समझना, इसको हम कंपेयर करते हैं। तो p इक्वल टू कितना, k/v। ठीक है, p मतलब मैंने y एक्सिस पे रखा है, 1/v को मैंने x एक्सिस पे रखा है, और इनटू में कितना हो गया, k हो गया। क्या इसमें कुछ ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया, 0 हो गया। पहले तो मैं इसको जनरल इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। क्या लिख के दिखा रहा हूँ, जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो मैं इसको जनरल इक्वेशन की टर्म में लिख देता हूँ। तो P इक्वल टू कितना लिखा, 1/v इंटू के, प्लस कुछ नहीं हो रहा तो 0 लिख दिया। अब इसको जरा स्ट्रेट लाइन से, सरल रेखा से कंपेयर कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस का c आएगा कि नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस पे मैंने क्या रखा है, p रखा है, x एक्सिस पे क्या रखा है, v रखा है। तो जो मेरा k है, कांस्टेंट है, बॉयल कांस्टेंट, ये क्या आ गया, m, स्लोप आ गया कि नहीं, और इंटरसेप्ट कितना है, 0। और अभी बताया अगर इंटरसेप्ट 0 होता है तो हमारी लाइन कहाँ छू के जाती है, ओरिजिन को छू के जाती है। हमारी जो सरल रेखा है वो हमेशा ओरिजिन को छू के जाती है, मैंने जस्ट अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो देख लीजिएगा ऊपर, ये रहा ग्राफ, इंटरसेप्ट 0 है। ठीक है, इंटरसेप्ट जब भी 0 होगा तो लाइन हमेशा ओरिजिन को छू के जाएगी। तो भाई ग्राफ बहुत सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब इसका स्लोप क्या है, m क्या है, m आपका k है, देखो ना, m क्या है, k है, k क्या है आपका, बॉयल्स कांस्टेंट है, k इज द बॉयल्स कांस्टेंट। ये कुछ बातें आपको समझनी होंगी, k क्या है हमारा, बॉयल्स कांस्टेंट। ठीक है, तो P वर्सेस 1/v का ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन बना जो ओरिजिन को टच करेगा। P और V का ग्राफ कैसे बना, इनवर्स ग्राफ बना, ये हमने ऑलरेडी बनाया है और आपको समझाया है। तो बेटा जी ग्राफ ग्राफ आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में ग्राफ्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कंसेप्ट को समझते हैं। अच्छा, अब जो है कंसेप्ट, इसमें एक हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, और जनरली बॉयल्स लॉ की कुछ सिग्निफिकेंस जो होते हैं, यूजेस जो होते हैं, वो भी पूछ ले जाते हैं। तो बॉयल्स लॉ कहीं ना कहीं प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन आपको बता रहा है। और आप जरा समझिए कि अगर आप हाइट पे जाते हैं, है ना, हाइट पे जैसे जैसे जाएंगे तो आप देखेंगे प्रेशर ऑन द गैस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको पता है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन वगैरह कम डिजोल्व होंगी, है ना, जिसकी वजह से जब हम हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन वगैरह कम मिलती है, तो इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो वहां चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं ना, जो लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, तो देखिएगा माउंट एवरेस्ट समिट वगैरह यूट्यूब पे बहुत सारी इसकी वीडियोस अवेलेबल हैं। लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो माउंट एवरेस्ट समिट की वीडियोस डलती हैं। ठीक है, तो एक बार देखिएगा, आप देखेंगे जितने पर्सन वहां जा रहे हैं सभी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने का एक सिंपल सा जो रीजन बनता है वो ये बनता है, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं प्रेशर कम होता है ना, प्रेशर कम होता है। मैं कह सकता हूँ कि एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट के। तो जैसे जैसे आप देखेंगे हाइट बढ़ेगी तो एटमोस्फेरिक प्रेशर घटेगा। जब प्रेशर घटेगा तो हमारी बॉडी में जाने वाली, डिजोल्व होने वाली ऑक्सीजन वो भी घटेगी। और ऑब्वियस बात है हाइट पे पेड़ वगैरह नहीं होते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई वहां होगी नहीं। ठीक, तो इसलिए आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट पे पर्सन जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह कैरी करते हैं। और आप माउंट एवरेस्ट मतलब 8848, आप जानते हैं ना माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है। तो इतनी हाइट पे जाते ही जो प्रेशर है ना वो 0.5 एटीएम हो जाता है। देखो, हम अगर ऑक्सीजन सी लेवल पे जो खड़े हैं, सी लेवल पे जो प्रेशर लग रहा है वो 1 एटीएम लग रहा है। कल पढ़ा चुका हूँ ये सारा कंसेप्ट, प्रेशर कैसे नापते हैं सारा कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ। जो डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं प्लीज एक बार प्रीवियस क्लास जरूर देखिएगा, तभी कंसेप्ट समझ में आएगा। पर जैसे ही हम माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे, माउंट एवरेस्ट पे जाते ही जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो जाता है, कितना हो जाता है, 0.5 एटीएम हो जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए प्रॉपर मात्रा में वहां ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसलिए वहां ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह कैरी करना पड़ता है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है जो आप इसको ध्यान में रख सकते हो। हालांकि हेनरी लॉ पे भी डिपेंड करता है जो कि आपने सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th में पढ़ा। ठीक है, तो खैर एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जल्दी से देखते हैं। कह रहा है अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी कंटेन्स a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 डिग्री सेल्सियस. What would be its pressure? क्या उसका दाब होगा, ये आपसे बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन होती है ना वो लिख लो। हिंदी माध्यम वालों के लिए भी हिंदी में लिखा है, हिंदी इंग्लिश की तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो खैर
वॉल्यूम गिवन है, तो कह रहा है वॉल्यूम कितना गिवन है, 120 ml का है, ठीक है। कह रहा है एक बर्तन है जिसकी कैपेसिटी 120 ml की है, उसमें एक गैस रखी है, ठीक, और उस पे प्रेशर जो लग रहा है वो लग रहा है 1.2 बार। कितना प्रेशर लग रहा है, 1.2 बार का प्रेशर लग रहा है। क्लियर है। अब कह रहा है गैस को आपने दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर दिया और उस बर्तन का जो वॉल्यूम है वो 180 ml है। क्लियर है। देखो वही कहानी कह रहा है ना कि भाई वॉल्यूम यहाँ V1 है, प्रेशर यहाँ P1 है। शुरू में वॉल्यूम V1, प्रेशर P1, जैसे ही आपने दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करा वहां पे वो गैस एक्सपेंड होगी क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, 180 ml हो गया, तो V2 दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, P2 पूछ रहा है। क्लियर। और टेम्परेचर साफ साफ बोल रहा है भाई फिक्स ही है, 35 डिग्री सेल्सियस। मुझे केल्विन में बताना कितना होगा, ठीक है, केल्विन में जल्दी से कमेंट में बताइएगा। है तो V1 P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, V2 P2, ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ जी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, एग्जैक्ट फॉर्मूला P1 अपॉन में P2 इक्वल टू कितना, V2 अपॉन में V1 पढ़ा था कि प्रेशर जो है इनवर्सली रिलेटेड है, PV इक्वल टू कांस्टेंट है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, उसको आपने सॉल्व किया था तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन में V1। तो फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज गिवन है पुट कर देता हूं, तो ये है 1.2 बार P1 की वैल्यू, P2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, V1 की वैल्यू 120 ml है, V2 की वैल्यू 180 ml। क्लियर है। P2 मुझे निकालना है तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, P2 यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1.2 बार यूनिट के साथ रखिएगा, इनटू में कितना 180 ml, अपॉन में कितना 120 ml। ठीक है, ml से ml में कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये कितना बन जाएगा देखो, 6 2 जा और 6 3 जा, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, हाँ जी 0.6 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए तो प्रेशर कितना बना, 6 3 जा 18, दैट मीन्स 1.8 बार बना, तो ये P2 की वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं, बट पहले बॉयल्स लॉ, कई बार तो हमें बॉयल्स लॉ में ही कंफ्यूजन हो जाती है कि बॉयल्स लॉ क्या है। तो बॉयल्स लॉ होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्मल कंडीशन पे, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब आइसोथर्मल कंडीशन होती है, आइसोथर्मल कंडीशन पे प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और जनरली इस ग्राफ में जो निकल के आता है वो आइसोथर्म्स निकल के आते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि आइसोथर्म्स लिखा है, फिर मैच द फॉलोइंग में आइसोथर्म्स लिखा है, बॉयल्स लॉ, फिर आइसोकोर्स, चार्ल्स लॉ, ऐसे करके सारी टर्म्स दी गई हैं और आपको मैच करना था कि कौन सी टर्म किससे जुड़ी हुई है। क्लियर है। तो अगला जो नियम है ये है चार्ल्स लॉ, या फिर हिंदी माध्यम वालों के लिए चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, किसी निश्चित दाब पर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा काफी जगह अगर ये भी लिखा जाए ना मोल्स, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल्स, जैसे आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, क्या पढ़ा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मोल्स, क्या पढ़ा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो प्रेशर के साथ अगर मोल्स भी लिखा है कंफ्यूज मत होइएगा, बात सही लिखी है, बट इन जनरल हम कांस्टेंट प्रेशर ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, निश्चित दाब पर। तो निश्चित दाब पे होता क्या है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर or constant moles, the volume of any gas is directly proportional to the temperature। ठीक है, तो एक निश्चित दाब पर किसी भी गैस का जो आयतन है उसके ताप के समान अनुपाती होता है। ठीक है, और आपको पता है यदि प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, जो कि मैं यहाँ पे k मान लेता हूँ। ठीक है, k मान लेता हूँ, बट अगर मैं यहाँ k मान रहा हूँ तो इसे क्या कहूंगा, चार्ल्स कांस्टेंट कहूंगा। क्या कहूंगा, चार्ल्स कांस्टेंट कहूंगा। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चाहे तो मैं इसके बेस में से के सी लिख दूं। ठीक है, हालांकि के सी को काफी लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ लेते हैं, इसलिए बस मैं इसको के लिख के भी छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोग इसे K2 लिखते हैं, जैसे बॉयल्स के लिए K1 लिख लिया, इसके लिए इस कांस्टेंट को K2 लिख लिया। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हम K किसके लिए क्या मान रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। तो V बराबर कितना आया, K इंटू में T आ गया। K क्या है हमारा, चार्ल्स कांस्टेंट है। चलिए, क्या अगर मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए बोलूं तो क्या आप इसका ग्राफ बना पाएंगे, हाँ जी बिल्कुल बना पाएंगे, और बनाना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि ग्राफ जस्ट बनाना आपने अभी सीखा। तो आपने ग्राफ बनाना कैसे सीखा, आप जानते हैं V बराबर कितना होता है, K इंटू टी होता है। क्या इसके प्लस में कुछ है, नहीं है तो जीरो मान लेता हूँ। चलिए बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा, तो y इक्वल टू कितना होता है, mx प्लस सी होता है कि नहीं। तो y एक्सिस पे मैं किसको लिखूंगा, वॉल्यूम। तो मैं ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे वॉल्यूम वर्सेस x एक्सिस पे क्या रखूंगा, टेम्परेचर रखूंगा। तो चार्ल्स लॉ में जो ग्राफ पूछा जाता है वो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ पूछा जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या ग्राफ होगा ये आपसे यहाँ पे पूछा
जाता है। क्लियर? तो बनाइए ग्राफ को। तो y एक्सिस पे मैं क्या रख रहा हूँ, वॉल्यूम रख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी y एक्सिस है, इसमें मैं वॉल्यूम रख रहा हूँ, और x एक्सिस पे मैं तापमान T रख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है भाई इंटरसेप्ट 0 है और ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, सरल रेखा को फॉलो कर रहा है, इंटरसेप्ट 0 है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ओरिजिन को छूता हुआ जाएगा। एक मिनट दीजिएगा, ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन को छूता हुआ जाएगा, और ओरिजिन को छूता हुआ क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। बहुत सरल सी बात, क्लियर। अच्छा, इसका स्लोप पे क्या आएगा, m क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका m जो है k होगा, और k है क्या यहाँ पे, k है चार्ल्स कांस्टेंट, k है चार्ल्स कांस्टेंट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, चार्ल्स का स्थिरांक है, चार्ल्स का कांस्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जब आप v और t का ग्राफ बनाते हैं, v और t का ग्राफ किस में बनेगा, किसके लिए बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये बनेगा चार्ल्स लॉ के लिए। क्लियर है? अब ये जो स्ट्रेट लाइन आया किसके लिए आया, एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए आया। भाई यही तो आपने पढ़ा चार्ल्स लॉ में कि एट कांस्टेंट प्रेशर, जब आप दाब को स्थिर कर देते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन समान अनुपाती है किसके, टेम्परेचर के। और आपको सिंपल बोलूं, समान अनुपाती का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनता है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे बनता है स्ट्रेट लाइन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अभी बनाया था ना कर्व, जो कि पी वर्सेस वी का बनाया था, ठीक है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी का बनाया था, इनवर्स ग्राफ बनाया था। क्लियर है? तो समान अनुपाती और वी समान अनुपाती दोनों का ही आपने ग्राफ बनाना सीखा है, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन को मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, एट कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर को हम कहते हैं आइसोबार्स, आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोबार, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, ऐसे भी याद कर सकते, कल पढ़ाया था। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, हमारे चारों ओर गैस है, मिलके हम पे प्रेशर लगा रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और उसकी भी बहुत सारी यूनिट कल की क्लास में आपको पढ़ाई थी, जैसे 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101325 पास्कल, 101.325 किलो पास्कल, या 1.101.325 आपने पढ़ा था बार। और आपने ये भी पढ़ा था 1 बार में कितना होता है, 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ये सारी कल यूनिट आपने पढ़ी थी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mHg होता है, 760 टॉर होता है, ये सब मैंने आपको कल की क्लास में बताया, ठीक है। तो रिवीजन करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे। रिवीजन मस्ट, ये नहीं होता कि हमें जो है रिसोर्सेज यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं तो बस मैंने वीडियो देख लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या काफी लोग ऑब्वियस है मैंने बैच ज्वाइन कर लिया, फीस पे कर ली तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई ऑब्वियस है, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता। सिलेक्शन वो होता है, उसका होता है जो रिवीजन करता है, बार बार रिवाइज करता है, टर्म्स को एनालाइज करता है, प्रीवियस ईयर लगाता है, ये देखता है कि पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अब एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है क्योंकि बच्चे और ज्यादा, ऑब्वियस बात है, पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, शिक्षित बच्चे आ रहे हैं, तो भाई पेपर का पैटर्न बढ़ रहा है ना, एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, क्वेश्चन पूछने के तरीके बढ़ रहे हैं, तो हम उस पर कैसे वर्क करें, ऑब्वियस उसी का सिलेक्शन होता है। तो बार बार वही कहूंगा, नोट्स बनाइए, ऑलरेडी बने बनाए नोट्स आपके पास हैं तो उनको रिवाइज कीजिए। जिनको क्लास नोट्स चाहिए मैं बता चुका हूँ, क्लासरूम कोर्स हमारा बैच ऑलरेडी चल रहा है। मैंने बताया था बीएससी लेवल स्टैंड, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, आज से क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी चालू कर दिए हैं, ठीक है। लगभग लगभग मैंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें लगभग लगभग 161 क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस करने को दे दिए हैं, ठीक है ना। तो मान के चलिए बहुत अच्छा टाइम आपको एंगेज करने के लिए दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे पॉजिटिवली यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो बीएससी लेवल स्टैंड 107 पोस्ट जो अभी रिसेंट पोस्ट आई है, ऑब्वियस 25 अगस्त तक उसे फिल भी कर दीजिएगा, 10 दिन है, लास्ट डे वाला सीन मत रखिए, उससे पहले जो है फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें जो केमिस्ट्री की 18 पोस्ट है उसके लिए बैच 299 का है। वाई 299, तो उसके लिए मैंने डिकोड करा है केमिस्ट्री का सिलेबस, देख लीजिएगा, उसमें थ्योरी पार्ट है प्लस प्रैक्टिकल पार्ट है। तो हमें 11th-12th का थ्योरी तो पढ़ना है, साथ में 11th-12th के प्रैक्टिकल भी पढ़ने हैं। ऑब्वियस बात है उसका पैटर्न बिल्कुल ही अलग है, उसमें केमिस्ट्री 200 मार्क्स की है जबकि इसमें केमिस्ट्री 75 मार्क्स की है। एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में तो 25 ही मार्क्स की, क्योंकि उसमें 25 मार्क्स का बायो या फिजिक्स है, या फिर बायो फिजिक्स या मैथ है, ठीक है ना। तो वो सब तो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक। और मैंने बताया था जो दोनों ही बैच में एनरोल करेगा तो उसको एक बैच में जो है 50 रुपीज का ऑफ हो जाएगा, किसी में भी आप कर लीजिएगा, ठीक। खैर, तो आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ को समझते हैं। चार्ल्स लॉ को मुझे और भी बहुत कुछ समझाना था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना इसको थोड़ा एंटर कर देता हूँ, क्योंकि चार्ल्स लॉ में भी बहुत सारी बातें मुझे समझानी है। अच्छा, एंटर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने शायद जो समझाना है उससे रिलेटेड बात आगे लिखी है। चलो देखते हैं क्या लिखा है मैंने, जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ये लिखा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1 अपॉन में 273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। क्या कह रहा हूँ, बात को समझिएगा, जो भी लिखा है वो सब समझ में आएगा, बट पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए।
क्या आपने पढ़ा है कि भाई अगर मान लीजिए ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, कंसेप्ट वहीं से लेके चल रहा हूँ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, और सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि जो सॉलिड होते हैं उसके पार्टिकल काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, या फिर मैं बोलूँ तो क्लोजली पैक्ड होते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सिंपल सा रीजन है जो आप जानते भी हैं और पढ़ते हुए आ रहे हैं। मुझे लगता है 4 से 5 बार तो मैं ही इसको क्लास में पढ़ा चुका हूँ, और अदरवाइज इसको आप जानते हो कि भाई हमारे पास यदि ठोस हैं, सॉलिड है, ठीक है? अगर आप सॉलिड में, ठोस में एनर्जी देते हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो आपको पता है तापमान बढ़ाते हैं तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। रिलेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एट मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल के लेवल पे जो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की होती है, ये होती है 3/2 ऑफ केबीटी, ठीक है ना? और ये टेंशन ना लीजिए, ये जो रिलेशन में जब से बताता हुआ चल रहा हूँ, ये अभी अगली क्लास जो कल वाली क्लास आएगी जिसमें मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा, तो उसमें इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझाऊंगा। बट फिलहाल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो तापमान के समान अनुपाती होती है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब जरा समझना, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल मोशन में आ जाएंगे, गति करना शुरू करेंगे, और जब मोशन में आएंगे तो धीरे धीरे दूर पहुंचेंगे। और आपको पता है ये सॉलिड जो है किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। और मैं कोई पहली बार ये बात नहीं पढ़ा रहा, अब से पिछली क्लासेस में भी मैं बात आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? कि कैसे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, भाई सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स का मोशन बढ़ेगा। मोशन बढ़ेगा तो उनके बीच का जो स्पेस है, इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम होगा, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, अंतर आणविक जो दूरी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो सॉलिड से किस फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में, द्रव्य अवस्था में आ जाएगा, ठीक है? अब जरा बातों को समझिएगा, भाई सॉलिड है, पार्टिकल क्लोज क्लोज थे, पर लिक्विड में, द्रव्य में पार्टिकल दूर दूर चले गए। जब ये पार्टिकल दूर चले गए तो आपको पता है यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है। तो मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, यही बात ऊपर लिखी है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाओगे, टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाओगे, तो वॉल्यूम जो है वो 1/273 टाइम्स बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1/273 टाइम बढ़ेगा। ये सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है? फिर ऐसे ही यदि आप यहाँ पे तापमान और बढ़ा दो, भाई अगर द्रव्य है, लिक्विड है, उसका तापमान बढ़ाओ, तो आपको पता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ेगी। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल, अणु जो है ये इतने ही ज्यादा मोशन में, गति में आएंगे। जितने ज्यादा गति में आएंगे, पार्टिकल उतने दूर दूर जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये गैस अवस्था में हो जाएंगे, पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है? गैस अवस्था में हो जाएंगे और पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाएंगे। अगर पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाएंगे तो आपको पता है गैस का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो कह रहा हूँ, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वॉल्यूम जो है ये भी इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज होगा? 1/273 से हमें जो वॉल्यूम है, आयतन है, ये इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? तो मैं कह सकता हूँ 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर तापमान में आप 1 डिग्री से वृद्धि कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितने से इंक्रीज होगा? तो अभी बताया, द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय, जो आयतन होगा वो बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? तो बढ़ेगा वी नॉट इंटू में 200, 1/273, ठीक है? वी नॉट क्या है? ये वी नॉट है इनिशियल वॉल्यूम। नॉट आपको पता है जिसके नीचे नॉट लगता है वो इनिशियल वॉल्यूम होता है, शुरुआती वॉल्यूम हमने कितना लिया है। तो इनिशियल वॉल्यूम का कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे में कहूं 1 डिग्री, क्या कहूं, राइज की जगह कह दूं डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री घटा दूं तो वॉल्यूम कितने से घट जाएगा? माइनस वी नॉट बट्टे में 273। समझ में आएगा? प्लस कब लूंगा और माइनस कब लूंगा? जब बढ़ेगा तो प्लस का ले लूंगा टर्म, अगर जब घटेगा तो टर्म में माइनस का ले लूंगा। क्लियर है? ये तो 1 डिग्री राइज हो गया। लेट मैं कहूं कि भाई यहाँ पे T डिग्री राइज हो रहा हूं, मतलब T कोई टेम्परेचर है और T डिग्री अगर मैं राइज कर दूं किसमें? इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर, तापमान को T डिग्री से बढ़ा दूं, ठीक है? तो द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हो जाएगा? द वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय, कितने से इंक्रीज हो जाएगा? तो आप कहेंगे वी नॉट इंटू में कितना? T बट्टे में 273। क्लियर है? ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है भाई। 1 रुपए में इतनी टॉफी तो T रुपए में कितनी टॉफी? T टाइम्स ऑफ द ऊपर वाली थिंग। सिंपल। तो T डिग्री टेम्परेचर में राइज करने पर जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? वी नॉट T/273। क्लियर? अगर मैं बोलूं नेट वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ? नेट इंक्रीज इन वॉल्यूम, नेट इंक्रीज इन वॉल्यूम, कुल आयतन में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है? जिसे मैं कहूंगा टोटल, है ना, किसी टेम्परेचर टी पे जो है टोटल वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ। तो आप कहोगे सर जो इनिशियल वॉल्यूम था प्लस जो इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ, इंक्रीज हुआ तो ऐसे ऊपर वाला एरो लगा रहा हूँ, एरो का मतलब इंक्रीज है ना, वी इंक्रीज,
इंक्रीज वाला वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम को हमने वी नॉट ही माना था, अभी तो बोला इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है, और इंक्रीज कितना हुआ तो कहोगे वी नॉट इंटू में टी बट्टे में कितना 273। तो ये मेरा आ गया नेट किसी टेम्परेचर टी, या मैं बोलूँ टोटल वॉल्यूम जो है किसी टेम्परेचर टी पे कितना इंक्रीज हुआ। तो ये तो कह रहा हूँ जितना वॉल्यूम है हर डिग्री पे कितना बढ़ेगा, एक बट्टे में 273, इनिशियल वॉल्यूम का 273 टाइम जो है वॉल्यूम बढ़ेगा। ये हमने जस्ट समझा। और लास्ट मुझे लगता है सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट दोनों में ही मैंने बातें आपको बताई हैं। अब गैसेस स्टेट आ गया है तो हम चीजों को अप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है। और मैं कहूंगा भाई ऑब्वियस बात है, अब तक तो बच्चे यहाँ तक देख के स्किप भी हो गए होंगे, क्यों, क्योंकि सारा टॉपिक डिपेंड कर रहा है पिछली वाली क्लास पे। जो पिछली क्लास देख के यहाँ आ रहे हैं ऑब्वियस बात है उनको बेनिफिट मिल रहा होगा, और जो बच्चे ऐप पे देख रहे हैं तो उनको क्लासेस जो है रेगुलर मिलती जाएंगी ऐप पे ही, ठीक है। उनको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे वन स्टॉप उनको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। लाइव तो चली रही है क्लास, प्लस रिकॉर्डेड भी इसका मिल जाएगा। आई थिंक इतना कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ, वी टी इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी अपॉन में 273। मैं आपको बताया था एग्जाम में ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं आएगा, कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कंसेप्ट को पढ़ते हैं समझते हैं। तो पहली बात वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा कि भाई वॉल्यूम में नेट कितना इंक्रीज होता है, इसी में गड़बड़ करके आपको दे देगा, बस वो गड़बड़ ही पहचाननी है, ठीक है। तो जरा समझिए वी टी, अगर मैं यहां से कॉन्स्टेंट ले लूं वी नॉट, आपको पता है अगर वी नॉट कॉन्स्टेंट ले लूंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस कितना टी बत्ते 273, ठीक है। तो फॉर्मूला ऐसा भी लिखा आ सकता है, ठीक है। और फॉर्मूले को अप्लाई भी करा सकता है, कहेगा भाई अगर मान लो टेम्परेचर में 50 डिग्री वृद्धि हुई है, सिंपल कहेगा टेम्परेचर में अगर 50 डिग्री वृद्धि हुई है तो वॉल्यूम में कितनी वृद्धि होगी, फॉर्मूला बहुत सरल है, 50 डिग्री रख देना, इनिशियल वॉल्यूम देके रखेगा, बस सॉल्व कर ले, क्लियर है। तो फॉर्मूला आपको सिंपल पता होना चाहिए। अब कुछ कंडीशन और समझ लो, यदि मैं टेम्परेचर ले लूं एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो जिसे हम कहते हैं केल्विन टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर भी कहते हैं या फिर एब्सोल्यूट केल्विन भी कहते हैं, मैं एब्सोल्यूट केल्विन ही इसको लिखता हूं, ठीक है। इसको हम एब्सोल्यूट केल्विन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट केल्विन कहते हैं, ठीक है। और काफी जगह पे ऐसे देखोगे थर्मोडायनेमिक स्केल टेम्परेचर ऐसा भी लिखा होगा, थर्मोडायनेमिक स्केल टेम्परेचर, ठीक है, स्केल टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो उष्मागतिकी का जो मापन ताप है या मुख्य शून्य जो ताप है ये एब्सोल्यूट जीरो केल्विन है, ये कितना होता है। तो जब किसी सिस्टम का टेम्परेचर जीरो केल्विन हो जाए, कितना हो जाए, जीरो केल्विन। अच्छा जीरो केल्विन का मतलब क्या, वो टेम्परेचर जो एब्सोल्युटली केल्विन की टर्म में जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि केल्विन जो है टेम्परेचर की, तापमान की एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है, एसआई मानक होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर जीरो केल्विन है, जीरो केल्विन का मतलब 273 डिग्री सेल्सियस है, फिर वही कहानी जिन्होंने पिछली क्लास देखी होगी सब समझ में आ रहा होगा, जीरो केल्विन को ही -273 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और बाकी जो बीएससी लेवल स्टूडेंट के लिए देख रहे हैं ऑब्वियस बात है, ग्रेजुएट है, मास्टर वाले बच्चे हैं, ये ऑलरेडी इन टर्म्स को जानते हैं। तो टेम्परेचर जैसे ही जीरो केल्विन पहुंचा या -273 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो मैं कहूं -273 पे होता क्या है, हम पढ़ते हैं ना कि -273 या जीरो केल्विन पे चीजें जो हैं उनकी एंट्रोपी खत्म हो जाती है ना, रैंडमनेस खत्म हो जाती है, वॉल्यूम भी लगभग लगभग कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और वो बात यहाँ से हमें प्रूफ होती हुई दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि एट द एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर वी टी बराबर कितना है, फॉर्मूला देखो वी नॉट, ठीक है, 1 प्लस के टी, टी की वैल्यू कितनी है भाई, टी मैं बोल रहा हूँ -273 है, बट्टे में कितना है प्लस का 273, 273 से 273 कट गया, ये आया माइनस का 1, -1 प्लस 1 कितना आ गया, -1 प्लस 1 जीरो आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो नेट वॉल्यूम है कितना हो जाएगा, जीरो। तो ध्यान में रखना जीरो केल्विन पे जनरली वॉल्यूम भी लगभग लगभग कितना होता है, जीरो होता है। मतलब वहां पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम में कोई एक्सपेंशन नहीं होता, जो वॉल्यूम है वही रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये बना, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम जीरो हो गया, जितना वॉल्यूम है नेट, जितना उसका वॉल्यूम हो सकता है वही रहेगा, वहां पे कोई भी वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्लियर है। तो हमें ये भी समझना है। अब फिर आपको समझ में आ गया कि अगर मैं बोलूं बता दो 100 डिग्री पे कितना होगा, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे बता दो कितना वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ होगा, तो वो यहाँ से आप इजिली बता पाएंगे, क्लियर है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म और पढ़नी है जो है इसका ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ को भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है क्या कर देता हूँ, एंटर मार देता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे स्पेस यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका ग्राफ भी आपको बना के दिखा देता हूँ। चलिए तो ग्राफ भी बनाते हैं, एक मिनट दीजिएगा, पेन सेलेक्ट हो गया, ठीक है, यस। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, बैक हो जाए भाई, हाँ। तो सबसे पहले अब जरा यहाँ पे थोड़ा हमने बहुत सारे कंसेप्ट को समझा, थोड़ा सा पहले पिछले वाले कंसेप्ट को ले आता हूँ।
वी नॉट को मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, ठीक है, तो आप जानते हो जाएगा कितना, वी नॉट इंटू में टी बट्टे में कितना 273 हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखूं, तो मैं इसको अच्छे से रीअरेंज करके लिख देता हूँ। वो किस लिए, रीजन बता देता हूँ रीअरेंज करके क्यों लिख रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, वी नॉट इंटू में टी बट्टे में कितना 273 प्लस के कितना था, प्लस के था ये वी नॉट। यही हमारा फॉर्मूला था, ऊपर वाला फॉर्मूला है, मैंने अभी अभी लिखा था, इसलिए लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये नई चीज क्या लिख दी, ऊपर वाले फॉर्मूले को मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। क्लियर है। अब मैं बोलूं ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना के दिखाइए। जरा ध्यान से समझिएगा ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहां से वी टी बराबर, मैं इसको और तरीके से लिख रहा हूं, वी नॉट बट्टे में 273 इंटू में टी प्लस वी नॉट। जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, और सरल रेखा इक्वेशन अभी समझाई थी कि y एक्सिस पे मैं किसको लिख रहा हूँ, t मतलब जो वॉल्यूम है उसको लिख रहा हूँ, y एक्सिस पे मैं वॉल्यूम को लिख रहा हूँ। क्लियर। x एक्सिस पे क्या लिख रहा हूँ, x एक्सिस पे मेरा t है, टेम्परेचर है, स्मॉल t से लिखा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो t क्या है मेरा, टेम्परेचर है, तापमान है, और x एक्सिस पे मैंने क्या, y एक्सिस पे मैंने क्या माना है, वॉल्यूम माना है। बहुत सरल सी बात है, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो, देखो यहाँ पे c प्लस c की वैल्यू कुछ है, c इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, v नॉट, दैट मींस ये पॉइंट ऐसा होगा जो v नॉट है, इनिशियल वॉल्यूम है। समझिएगा ग्राफ को, ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ ऐसा क्यों बनाया, ये ग्राफ ऐसा क्यों बनाया, तो उसका सिंपल सा आंसर बनता है, सर आपने अभी पढ़ाया था कि अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है तो ये ग्राफ y एक्सिस को पॉजिटिव पे कट करेगा। देखो ये v की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है, v नॉट है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। जस्ट अभी आप ऊपर जाके देखिए, अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, ठीक है, मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए कहाँ पढ़ा है, ये रहा, कि जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है, सर आपने अभी पढ़ा कि जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है तो y एक्सिस पे ये पॉजिटिव पे टच करेगा। तो सेम वही चीज आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक मिनट दीजिएगा भाई, एक मिनट दीजिएगा, ये बैक हो गया है मुझसे, मैं इसको जूम इन कर दूं, ठीक है। तो ग्राफ्स बनाना इसलिए जरूरी है, ग्राफ इसलिए मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अगर आप ग्राफ बनाना सीखते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी भी ग्राफ को बनाने में आपको कोई भी समस्याएं होती हैं। बस मैं इसको थोड़ा सा एंटर कर दूं, ठीक है, ताकि मुझे प्रॉपर स्पेस मिल जाए को लिखने के लिए। एक मिनट दीजिएगा बस, हाँ जी, मैं यहाँ पे पूरा स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब ग्राफ को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो मुझे पता चला ये जो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट जहां पे वो y एक्सिस को टच करेगा। तो आपसे कहूं अगर इनिशियल वॉल्यूम कहां पे निकलेगा, तो आप कहोगे सर इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट यहाँ पे निकलेगा। बहुत सरल सी बात है, वी नॉट कहां पे निकलेगा, इस पॉइंट पे निकलेगा सर। ये आपने अभी बताया कि भाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब वो पॉइंट जहां पे वो लाइन क्या करेगा, y एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। मैं इसको रेस कर देता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ, इतनी बात तो मैं बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे आप वॉल्यूम को रख रहे हैं, वी मतलब वॉल्यूम हो गया, ठीक। तो आपने देखा इसका इंटरसेप्ट कितना बना, वी नॉट। अगर मैं बोलूं इनिशियल वॉल्यूम इस ग्राफ में कहां दिखाई दे रहा है, तो कहोगे सब सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं कहूँ ये स्लोप, स्लोप m की वैल्यू क्या होगी, तो आपने देखा ना भाई ये m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है वी नॉट बट्टे में 273। एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, आपसे डायरेक्ट बोलेगा भाई बता दो इसके लिए जो है वी नॉट की वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो 273 से डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, चाहे इसमें रख लीजिएगा। अब इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब बताया था ना, आगे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ, आगे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो जरा समझना ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस है, ये माइनस का 200 डिग्री सेल्सियस है, ये माइनस का 273 केल्विन है। और आपको पता है माइनस का 273 केल्विन वो टेम्परेचर अभी जस्ट पढ़ाया कि जहां पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी इनिशियल या वी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो वॉल्यूम वाली लाइन यहाँ पे आके 0 को टच कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पे नेट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0। कब, जब टेम्परेचर है 273। क्लियर है। और हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक तो पहुंच ही नहीं पाए, अभी तक हम -240 ही अटेन कर पाए हैं, -273 अटेन हमने अभी तक नहीं किया है। बट ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे जैसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरफ पहुंच जाएंगे तो हमारा नेट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात हमें इस ग्राफ से भी समझ में आ रही है। क्लियर है। ये ग्राफ एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्लोप भी बता सकते हैं, स्लोप कितना था अभी बताया, वी नॉट बट्टे में 273 था इस ग्राफ के लिए, तो ग्राफ भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ। क्या इसकी हम कुछ एप्लीकेशन भी देख सकते हैं,
हाँ जी, एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। आपको पता है ना बैलून्स वगैरह जो फुलाए जाते हैं, बैलून्स क्या देखते हैं कि भाई बैलून कौन से हॉट एयर बैलून जिसके अंदर गैसेस भरी जाती हैं। आपने देखा है ना, बैलून के नीचे एक अंगीठी लगा दी जाती है, अंगीठी चलती है, फिर वो बैलून धीरे-धीरे फूलने लगता है। तो आप क्या देखते हैं वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज़ होगी और जैसे-जैसे गैस एक्सपेंड होगी तो आपको पता है भैया वो गुब्बारा फूलना शुरू हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा होता है कि जिसमें जो अंदर गैस भरी है, भाई इसको टेम्परेचर मिलता जा रहा है, वो धीरे-धीरे और एक्सपेंड करेगी, जब वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई आपको पता है ज़्यादा वॉल्यूम होगा, तो डेंसिटी वहाँ पे गैस की कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम होगी तो आपको पता है वो चीज़ क्या होने लगेगी? हवा में उड़ने लगेगी। ठीक है ना? तो बैलून जो मेट्रोलॉजिकल बैलून जो होते हैं, ठीक है? तो उसके उड़ने का रीज़न भी क्या है कहीं न कहीं? चार्ल्स लॉ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? क्योंकि कई बार एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे बढ़ें। आगे एक न्यूमेरिकल दिया है, कह रहा है एट व्हाट सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अच्छा ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। सॉरी। और जो दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है? दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और जो दोनों ही क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, ठीक है? तो जो मोस्ट कहते हैं ना वांटेड वाले क्वेश्चन है, हम उसको लेके चल रहे हैं, उसको हम समझते हुए चल रहे हैं। कह रहा है एट व्हाट सेंटीग्रेड टेम्परेचर विल ए गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम डबल इट्स वॉल्यूम प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो भाई इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए, नहीं समझ में आया कौन सा लॉ है, बट इससे तो समझ में आ गया ना कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो भाई अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हो, कौन सा लॉ बन गया? तुरंत आना चाहिए, प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा हूं तो दैट मींस इसमें आइसोबार्स की बात कर रहा है। तो आइसोबैरिक कंडीशन पे होता क्या है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अच्छा यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताना भूल गया, उसको ऐड ऑन करता हुआ चलता हूँ। भाई वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है क्या? तो हमने ये तो देख लिया था केटी होता है। मैं कह सकता हूँ वॉल्यूम बटे टेम्परेचर, वॉल्यूम को अगर टेम्परेचर से डिवाइड करते हो तो हमेशा वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। V by T इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहाँ से बात समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा अभी देखा था अगर कोई चीज कांस्टेंट हो जाती है तो V1 T1 बराबर कितना हो जाएगा? V2 T2। क्लियर? V1 T1 बराबर कितना हो जाएगा? V2 T2। ये सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हमें डायरेक्टली रिलेशन दिख भी रहा है कि V1 के सामने V2 है, T1 के सामने T2 है। दैट मीन्स ये डायरेक्टली रिलेटेड है। ये बात भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। क्लियर है? तो V1 T1 बराबर V2 T2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगता है जब भी कोई चीज कांस्टेंट के बराबर आती है तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन संरक्षण का नियम लगाते हैं। तो V1 T1 बराबर V2 T2। क्लियर? तो फिर यही कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है? कह रहा है एट व्हाट सेंटीग्रेड टेम्परेचर विल ए गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना दिया है? 0 डिग्री हमें यहाँ पे जो है तापमान दिया है। ठीक है? तो मैं T1 कितना दिया है? 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस दिया है तो पहली बात जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना सेल्सियस को केल्विन में बदल लेना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है, सेल्सियस नहीं होती है। क्वेश्चन करते वक्त हमेशा टेम्परेचर की यूनिट केल्विन जरूर कर लेना। क्लियर है? बट हालांकि लास्ट में आंसर सेंटीग्रेड पूछा है, ये भी ध्यान में रखना। क्लियर है? क्योंकि अगर टेम्परेचर की वैल्यू 0 रख दोगे ना तो आपको पता है हाँ 0 रख दोगे तो भाई आंसर 0 आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको केल्विन में ही टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि ऑब्वियस बात है क्वेश्चन करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो एसआई यूनिट में वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा, तभी आंसर सही आएगा। और ध्यान रखना आंसर वो भी होगा जो आपके अकॉर्डिंग गलत बन रहा होगा, और सही वाला तो होगा ही ऑप्शन में, पर गलत वाला भी जो आप गलत बना रहे होगे ना वो भी आंसर होगा। आपको बड़े मजे में लगेगा कि मैंने तो सही क्वेश्चन करके आया। ठीक है ना? पर वो एंड में क्या निकलेगा? गलत निकलेगा। तो उसका कारण यही होता है। ठीक है? खैर, तो टेम्परेचर एक मिनट दीजिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस है तो आपको पता है 273 केल्विन हो गया। कह रहा है वो इनिशियल वॉल्यूम लेट अस से वो कह रहा है एक्स है। ठीक है ना? फिर कह रहा है वो कौन सा टेम्परेचर होगा? देखो पढ़ लो साफ साफ क्वेश्चन। कह रहा है वॉल्यूम बिकम डबल, तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा सेंटीग्रेड में जब वॉल्यूम डबल हो जाए? तो दैट मींस V2 कितना हो जाए? भाई पहले x था तो अब कितना हो जाए? 2x हो जाए। सिंपल सा है। ये देखो सिंपल है। अब ये शुरू का जो पोर्शन है तो सिंपल मैथमेटिक्स ही है। थोड़ा सा टेम्परेचर का कन्वर्जन देखा, उसके अलावा सारा मैथमेटिक्स। कैसे मैथमेटिक्स है? भाई फॉर्मूला आपके सामने गिवन है, वैल्यूज पुट कर दो, मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लो। भाई आपसे कह रहा है V1 कितना है? x है। T1 कितना है? 273 केल्विन है। ठीक है? आपसे कह रहा है V2 कितना है? भाई डबल हो जाए। ये तो कह रहा है वो कौन सा टेम्परेचर जहाँ पे वॉल्यूम डबल हो जाए। डबल का मतलब x था तो 2x हो जाए। टेम्परेचर पूछ रहा है T2। यही क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है। तो T2 जल्दी से सॉल्व करिए। T2 यहाँ ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो जाएगा? 2x इंटू में 273 केल्विन बट्टे में कितना? x। x से x में कैंसिल आउट कर दूं तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 273। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 1 5, 576 46
नॉट 76, 46 आया, 546 केल्विन ये आपका जो है टेम्परेचर निकल के आया। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, जल्दी से मैं ये लॉस कंप्लीट करा देता हूँ। देखो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, मुझे लगा था मैं 3 क्लास में ये जो है चैप्टर कंप्लीट करा पाऊंगा, बट ये 3 क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है ना? और जो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये पूरा सिलेबस अच्छे से डिस्क्रिप्टिव दिया है ना? क्लास 11 का जो पूरा टॉपिक है, अच्छे से वहाँ पे डिराइव करके दिया है, अच्छे से वहाँ पे समझा के दिया है। ठीक है ना? मतलब पूरा सिलेबस मांग रहा है। सेम बीएससी लेवल स्टैंड में ये पूरा बोला है क्या कि गैसेस लॉ तैयार करना है, तो गैसेस लॉ में भैया ये सारे टॉपिक तैयार करने हैं। कोई बात नहीं, अगर 4 क्लास का भी टॉपिक बनता है, नो प्रॉब्लम, 4 क्लास में भी इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर? बट हाँ, फिलहाल आज मैं आपको सारे गैसेस लॉ और आइडल गैस तक पढ़ा देता हूँ। क्लियर? मैंने ऐसा सोचा था 3rd क्लास 3 क्लास में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, बट मुझे ऐसा सच लगता नहीं है। इसमें बहुत कुछ अभी पढ़ाना है, बहुत कुछ अभी समझाना है। क्लियर? तो गाय-लुसेक लॉ ये पढ़ते हैं, ये है प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन। ठीक है, गे-लुसेक का जो नियम है ये है दबाव तापमान संबंध। समझते हैं क्या है ये? तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि आप क्या कर दो, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है, तो जो प्रेशर है, दाब है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ताप के। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अच्छा, अगर यहाँ मैं मोल्स लिख दूं तो भी कोई समस्या नहीं है, सर आप मोल्स भी लिख दीजिए तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, बट अगर मोल्स नहीं लिखा है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। सिंपल सी बात है। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको भी हम किसी नाम से जानते हैं, हाँ जी जानते हैं, इसको हम आइसोकोर्स कहते हैं। 3 चीजें पढ़ी हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले पढ़ा आपने आइसोथर्म्स, बॉयल्स लॉ में आइसोथर्म्स बनता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा? आइसोबार, कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है। फिर आपने पढ़ा गाय-लुसेक, गाय-लुसेक में आपने देखा कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम को हम आइसोकोर्स कहते हैं। ठीक है, आइसोकोर्स कहते हैं। तो एट आइसोकोरिक कंडीशन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो दाब है वो समान अनुपाती है ताप। बहुत सरल सी बात। आपको पता है कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। काफी लोग इसे के जी लिख देते हैं, है ना? के जी एफ, के जी लिख देते हैं। तो के जी या मैं सिंपली इसे के ही कहूँ तो हमारा क्या हो जाएगा? गाय-लुसेक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा गाय-लुसेक कांस्टेंट। ये सिंपल सी बात है, ये हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? अब ग्राफ बना लीजिए। अब मुझे नहीं लगता ग्राफ बनाने में कोई समस्या आनी चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या दिया है? P बराबर KT दिया है। क्या इसके टर्म में कुछ ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो 0 मान लेता हूँ। अब क्या कर लेता हूँ? कंपेयर कर लेता हूँ। तो y इक्वल टू कितना बन जाएगा? mx प्लस c बन जाएगा। y एक्सिस पे क्या रखूंगा? प्रेशर को रखूंगा, रख दीजिए। x एक्सिस पे किसको रखूंगा? तापमान को रखूंगा, रख दीजिए। भाई इंटरसेप्ट 0 है तो लाइन हमें पता है ओरिजिन से ही जाएगी, ओरिजिन से ही लाइन जाएगी। फिर उसके बाद स्लोप कितना है? स्लोप, जो हमारा स्लोप है इस पे क्या आएगा? स्लोप पे हमारा k आएगा। k क्या है? गाय-लुसेक कांस्टेंट है। गाय-लुसेक कांस्टेंट है। बहुत सरल सी बात है जो हमें ध्यान में रखनी। ठीक है, इंटरसेप्ट 0 है इसलिए लाइन ओरिजिन को टच कर रही है। क्लियर? अब ये भाई जो ग्राफ बना कब बना? ये ग्राफ बना कांस्टेंट किस पे? वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो मैं कहूंगा जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आइसोकोर्स को, आइसोचोर है ना, आइसोकोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो आई थिंक गाय-लुसेक भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब होता क्या है इसका, अगर मैं एग्जांपल या एप्लीकेशन की बात करूं, इसका एप्लीकेशन कहाँ आप देखने को मिलता है? आपको पता है कि भाई गर्मियों में सिंपल सी बात है, हम कहते हैं अगर गाड़ी के टायर वगैरह हैं तो उसका प्रेशर हमें कम ही रखना चाहिए। गाड़ी के जो टायर्स वगैरह हैं उनका प्रेशर हमें कम ही रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब आप टायर को रोल करेंगे, ऊपर से गर्मी है, देखो गर्मी है उससे भी जो है टायर को हीट मिलेगा, प्लस भाई आप टायर को रोल कर रहे हो, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से भी टायर को क्या मिलेगा? हीट मिलेगा। दोनों ही केस में हीट मिलेगा, और जब हीट मिलेगा दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी तो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इसलिए कहा जाता है अगर आप हाईवे वगैरह पे जा रहे हैं तो गर्मियों में जो गाड़ियों के टायर हैं वो 25 से 30 में इसको करा लें, है ना, 25 से 30 में इसको मैनेज करा लें। वाई? क्योंकि जब गर्मी है तो उससे टेम्परेचर ऑलरेडी इतना बढ़ जाता है कि भाई टेम्परेचर टायर का प्रेशर टायर का 35 से 40 अपने आप पहुंच जाता है, और 40 से ऊपर तो आपको पता है खतरनाक होता है, टायर फट भी सकता है। क्लियर? ऐसी सर्दियों में आपको पता है भाई तापमान कम है, तापमान कम है तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो भाई इसलिए कहते हैं सर्दियों में जनरली प्रेशर जो है 30 से 35 के बीच में कर लें। क्लियर? तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो गाय-लुसेक लॉ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं जो है एवोगाद्रो का नियम। ठीक है, एवोगाद्रो लॉ। एवोगाद्रो का नियम क्या है समझते हैं। कहता है यदि यदि इफ
प्रेशर एंड टेम्परेचर, ध्यान से समझना, इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस, यदि किसी गैस के लिए ताप और दाब को आप क्या कर दो, स्थिर कर दो, कांस्टेंट कर दो, है ना। इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज केप्ट कांस्टेंट, इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, देन क्या होगा, देन जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसकी मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको हम क्या निकालते हैं, किसकी टर्म में निकालते हैं, मोल्स की टर्म में निकालते हैं। तो मैं सिंपल क्या कहना चाह रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये है हमारा एवोगाद्रो का नियम, जो क्या कह रहा है, वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप, अमाउंट का मतलब ही बताया नंबर ऑफ मोल, कब, जब मैं प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रख रहा हूं, कांस्टेंट रख रहा हूं, क्लियर है। अब आपको पता है वॉल्यूम अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के, कांस्टेंट को हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल हटाऊंगा कांस्टेंट आ जाएगा के, तो के इंटू एन हो जाएगा। अब ये के क्या है, ये एवोगाद्रो कांस्टेंट है, क्या है, एवोगाद्रो कांस्टेंट है, और एवोगाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू हम लगभग लगभग जानते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्लियर। अब मैं बोलूं यहाँ ग्राफ बनाइए, क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ किसके बीच में बनेगा, अब डायरेक्ट बता रहा हूँ, ग्राफ बनेगा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल को, तो वॉल्यूम को मैं वाई एक्सिस पे रखूंगा, नंबर ऑफ मोल को एक्सिस पे रखूंगा, ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट है 0, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मुझे बनता हुआ दिखेगा। स्लोप पे क्या आएगा, स्लोप पे के आ जाएगा, के क्या है, एवोगाद्रो कांस्टेंट, ठीक है, एवोगाद्रो स्थिरांक है। आई थिंक ये आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्लास थोड़ी लेंदी होती जा रही है, तो मैं क्लास को जल्दी से जो है ओवर भी करता हूँ। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ ताकि न्यू पेज पे आ जाए, जब आपको नोट्स मिले तो वो भी ठीक से मिले, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। द कंबाइंड गैस लॉ और आइडल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, इस बात को हम समझते हैं, अगले कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं, क्लियर है। अच्छा मुझे बताएं, एवोगाद्रो लॉ में हमने देखा हमें दो चीजें कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ रहे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग में आपको ऐसे प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। तो एवोगाद्रो लॉ में आप क्या क्या लेके चल रहे हैं, आप कहेंगे यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर आप कांस्टेंट ले रहे हैं, तो आप कह सकते हो आप आइसोबैरिक और आइसोथर्मल दोनों ही कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। एट आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल कंडीशन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, या फिर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ द गैस, क्लियर है। अब पढ़ रहे कंबाइंड गैस लॉ और आइडल गैस इक्वेशन। चलिए, आइडल गैस इक्वेशन किससे बनती है, पहली बात आदर्श गैस क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, आइडल गैस वो होती है, इसके बारे में और चर्चा करूंगा आगे भी, आगे क्लास में भी, बट फिलहाल के लिए आइडल गैस जितना अब तक पढ़ा है उसके बेसिस पे आइडल गैस, आदर्श गैस की क्या जो है डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। तो उसको समझते हैं, आइडल गैस क्या होती हैं, जो गैसियस लॉ को फॉलो करेंगे, जो गैसियस लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है, गैसियस लॉ को फॉलो करेंगे, दैट मींस ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी। अभी तक बॉयल्स लॉ पढ़ा है, जल्दी से बताएंगे व्हाट इज बॉयल्स लॉ, हमने पढ़ा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ये चार्ल्स लॉ को भी फॉलो करेगी, ठीक है। चार्ल्स लॉ क्या पढ़ा था, जल्दी से बताएं व्हाट इज चार्ल्स लॉ, हमने पढ़ा था एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसके बाद बताएं जल्दी से, हमने पढ़ा गाय-लुसेक, गाय-लुसेक क्या पढ़ा हमने गाय-लुसेक में, हमने गाय-लुसेक में पढ़ा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, एवोगाद्रो लॉ, क्या पढ़ा एवोगाद्रो लॉ कि आइसोथर्मल कंडीशन मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पे, आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के। तो दैट मींस जो भी गैस इन नियम को, बॉयल के नियम को, चार्ल के नियम को, गाय-लुसाक या एवोगाद्रो के नियम को फॉलो करेगा, वे सभी गैस कहलाई जाएंगी आदर्श गैस या फिर आइडल गैस। ये अभी तक जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आदर्श गैस की परिभाषा बनी है, बट क्या आइडल गैस यही होता है, नहीं, इसके अलावा आइडल गैस में बहुत कुछ पढ़ना भी बच रहा है, वो आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, जो अभी तक पढ़ा है जल्दी से देखो, बॉयल्स लॉ पढ़ा है, क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, या फिर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, बात तो एक ही है, वाइस वर्सा ही है, ठीक है। ये कब होगा आप जानते हैं, एट कांस्टेंट
एट कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर नंबर ऑफ मोल। बताया था ना, टेम्परेचर तो मान के चलना है बट नंबर ऑफ मोल ऐड कर भी सकते हैं। अगर आपको लिखना है विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लूं। चलिए सेकंड हमने क्या पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा। सेकंड हमने पढ़ा चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। कब है, एट कांस्टेंट पढ़ा था ना, प्रेशर एंड क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। क्लियर, क्वेश्चन नंबर इसे मैं सेकंड मान लेता हूं। फिर इसके बाद हमने एक और पढ़ा, क्या पढ़ा, एवोगाद्रो लॉ। एवोगाद्रो लॉ क्या पढ़ा था कि भाई जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। कब, एट कांस्टेंट पी एन टी, प्रेशर और टेम्परेचर पे। क्लियर है। अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसे थोड़ा सा एंटर कर दूं। क्यों, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसे एंटर कर देता हूँ, थोड़ा सा और एंटर कर देता हूँ। चलिए तो फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब मैंने यहाँ 3 इक्वेशन बनाई हैं। बनाई क्या है, हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी, है ना भाई। तीनों ही हमने वॉल्यूम की टर्म में लिया है। बॉयल्स लॉ वाली भी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, चार्ल्स लॉ भी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, एवोगाद्रो वाली भी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। क्या हमसे एग्जाम में डेरिवेशन पूछता है, नहीं पूछता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ PV इक्वल टू NRT हम प्रूफ करने जा रहे हैं। बट फिर भी मैं कंबाइन कर देता हूँ क्योंकि कंबाइनिंग गैस लॉ पढ़ रहा हूँ। तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3, हालांकि मैं आपको जो है ये जो डेरिवेशन है प्रूफ नहीं कराना चाह रहा था, बट एक सरल सी बात है, अगर हमने पढ़ा है तो एक छोटा सा प्रूफ है। लेंथी प्रूफ होता तो मैं जरूर नहीं कराता आपको, बट छोटा सा प्रूफ है इसलिए मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, देखो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन और टी के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सामने सामने लिख देता हूँ, और पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिवाइड में लिख देता हूँ। तो कंबाइन करने पे ये मेरी इक्वेशन निकल के आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको पता है प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट आएगा। बोलो कांस्टेंट कौन सा है, वो कांस्टेंट है आर। वो कांस्टेंट है आर जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू कितना आता है, एनआरटी आता है। एनआरटी आता है, जहां पे कि आर जो है ये होता है वास्तविक गैस स्थिरांक, है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वभौम गैस स्थिरांक ये भी कहते हैं। ठीक, या फिर इसे मोलर गैस कांस्टेंट भी कह देते हैं। मोलर गैस कांस्टेंट भी कह देते हैं, या फिर इसे स्टैंडर्ड गैस कांस्टेंट भी कह देते हैं। ये सब इसी के नाम है, कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए सारे नाम लिखते हुए चल रहा हूं जो आपको बुक में देखने को मिलते हैं। अलग अलग बुक में सारे नाम देखने को मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या फिर इसको मोलर गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और एंटर मार देता हूँ कि कुछ 2-4 बातें और मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जल्दी से कुछ 2-4 बातें और समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन निकल के आई, ये तो आर क्या हुआ ये पता चला। अब ये जो इक्वेशन निकल के आई इसे हम कहते हैं आइडल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है। ठीक है, आइडल गैस क्या होती है मैंने बताया, जस्ट अभी समझा, जो गैसेस लॉ को फॉलो करेगा वो आइडल गैस है। बट एग्जैक्टली क्या होती है उसको भी मैं आगे वाली क्लास में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, बट आज का टाइम ओवर होता जा रहा है, इसलिए मैं आपको जो है कंसेप्ट यहाँ पे इसी टॉपिक को, आइडल गैस को पढ़ा के आज की क्लास को फिनिश करूंगा। बट जल्दी से कुछ और देख लेते हैं। आइडल गैस इक्वेशन को अगर एग्जाम में लिखा आ जाए इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर गैस, तो इसे को आइडल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर गैस इस नाम से इसको जाना जाता है, या फिर आइडल गैस इक्वेशन भी इसे कहते हैं। तो क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है। ये इक्वेशन किसके लिए है, ये एन मोल गैस के लिए है, एन मोल्स ऑफ गैस के लिए है। बट यदि 1 मोल हो जाए, 1 मोल के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, तो बहुत सरल, आप सभी को पता है, एन की वैल्यू हम 1 पुट कर दूंगा तो 1 मोल गैस के लिए पीवी इक्वल टू कितना बन जाएगा, आर टी बन जाएगा। किसके लिए बनेगा, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस। 1 मोल आदर्श गैस के लिए जो हमारी आइडल गैस इक्वेशन है वो बनेगी पीवी इक्वल टू आर टी। ठीक है, आज की क्लास को इतना ही रखता हूं। कल जो हम क्लास पढ़ेंगे उसमें आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये जो आर है ना, इसका कैसा नेचर है, क्या क्या इसकी वैल्यूज होती हैं, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, और बाकी यदि क्लास पसंद आपको आती है, यूट्यूब पे यदि आप इसको देख रहे हैं तो उसको जरूर लाइक करिएगा। क्लास को इतना ही रखता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।